देखिए आज आयोग अधिनियम शुरू करेंगे। आयोग अधिनियम 1959। इसकी उद्देश्य का कहती है कि आयोग और गोला बारूद से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। तो उद्देश्य इसका ये है गोला बारूद से संबंधित विधियों को संकलित करना। ठीक। भारत गणराज्य के ये 10वें वर्ष में 1959 का है ना, तो 10वें वर्ष में लागू हुआ। ठीक है, ये तो वैसे भी निकाल लेंगे आप 1959 से। देखिए अध्याय 1 देखिए पहले इसका अध्याय 1 प्रारंभिक जो अध्याय है वो क्या कहता है। प्रारंभिक अध्याय जो है उसमें सेक्शन पहला है, ये पहले इसका नाम की बात करता है कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा। इस अधिनियम का नाम है आयोग अधिनियम 1959। आयोग अधिनियम 1959 इसका क्या है नाम है, ये ऊपर लिखा है, यही नाम है इसका, आयोग अधिनियम 1959। विस्तार की बात कह रहा है, इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत पर। इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार। तीसरा कहता है इसके प्रवर्तन की तिथि क्या होगी। वो कहता है तीसरा, यह उस तारीख को प्रबद्ध होगा जिसे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो किस तारीख को प्रबद्ध होगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। केंद्र सरकार कौन करेगा, इसके प्रवर्तन की घोषणा केंद्र सरकार करेगा। इसके प्रवर्तन की तिथि जो है वो है 1 अक्टूबर 1962। 1/10/1962। तो ये 1 अक्टूबर 1962 को क्या हुआ, प्रवर्त हुआ। तो प्रवर्तन की तिथि कौन घोषित करेगा, केंद्र सरकार। वो तारीख क्या थी प्रवर्तन की, वो थी 1 अक्टूबर 1962। ठीक है, ये तो इसका प्रारंभिक का कुछ सेक्शन थे। अब परिभाषा है इसकी कुछ। सेक्शन 2 जो है वो परिभाषाओं से संबंधित। परिभाषाएं दी गई हैं, इसकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है कुछ परिभाषाएं जो पूछी जाती है। देखिए परिभाषा वाला जो है वो अपन देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा 2A। 2A में दी गई है अर्जन की परिभाषा। 2A में क्या की परिभाषा दी गई, अर्जन की। ये याद रखना, पूछी जाती है। देखिए अर्जन में क्या क्या आता है, ये कहता है अपने व्याकरणिक रूप भेदों सजातीय पदों सहित अर्जन के अंतर्गत भाड़े पर लेना, उधार लेना या दान के रूप में प्रतिकृत करना आता है। तो ये कह रहा है अर्जन में 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है, चाहे आपने भाड़े पे लिया हो, भाड़ा मतलब किराए से किसी चीज को भाड़े पर लिया हो, चाहे उसको उधार लिया हो, चाहे भाड़े पर लिया हो, चाहे उधार लिया हो, या चाहे दान के रूप में लिया हो। तीनों चीजें आती हैं, भाड़े पर लेना, उधार लेना और दान के रूप में लेना। तो अर्जन के अंतर्गत तीनों चीजें आती हैं, चाहे आपने भाड़े पे लिया हो, चाहे उधार पे लिया हो, चाहे दान में लिया हो। ये परिभाषा पूछी जाती है कि अर्जन में क्या क्या आता है। ये अर्जन अर्जन मतलब इन चीजों का अर्जन करें, चाहे आप उसको भाड़े पे लें, चाहे उधार लें, चाहे दान के रूप में लें, ये अर्जन की परिभाषा में आता है। अब देखिए दूसरी परिभाषा इसके 2B है। 2B जो परिभाषा है वो गोला बारूद की परिभाषा है। गोला बारूद, गोला बारूद में क्या क्या आता है देखिए। गोला बारूद में लिखा है, गोला बारूद से किसी अग्नायुध के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत। तो गोला बारूद में क्या आता है, अग्ना आयुध से के लिए गोला बारूद, अग्ना आयुध के लिए गोला बारूद। अब अग्ना आयुध की भी परिभाषा पढ़ेंगे अपन आगे। किसके लिए गोला बारूद, गोला बारूद का अर्थ है अग्ना युद्ध में जो भरा जाता है ऐसा गोला बारूद। तो गोला बारूद अग्ना युद्ध के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है, जिसमें आता है देखिए पहला कहता है, ये याद करने ये सब आपको क्या आते हैं, रॉकेट आता है इसमें, बम आता है,
ग्रेनेड आते हैं, और गोला आता है, और अन्य अस्त्र भी आते हैं। अस्त्र भी इसमें आते हैं। तो ये पहला कहता है रॉकेट। रॉकेट तो आप जानते हैं सीधा छोड़ा जाता है। बम भी जानते हो, ग्रेनेड जमीन में बिछाए जाते हैं। ये भी बम ही टाइप के होते हैं, लेकिन जमीन में बिछाए जाते हैं टैंकर वगैरह उड़ाने के लिए। तो ग्रेनेड आते हैं, गोला और अन्य अस्त्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखिए इसका क्या कहता है, और क्या क्या चीजें आती हैं। टारपीडो, ये पूछा जाता है। टारपीडो को काम में लाने और अंत समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं। तो ये कह रहा है टारपीडो को काम में लाने के लिए अंत सुरंगी, जो लिखा है अंत समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं। तो जो भी वस्तुएं इसके अंतर्गत आते हैं, टारपीडो मतलब ये सुरंगें जो बिछाई जाती है, माइंड कहते हैं जिससे वो किसी गाड़ी वगैरह को उड़ाने के लिए जो बिछाती है ना जमीन में, वो टारपीडो उसके। तो ये कह रहा है उसी तरीके की कोई समुद्र अंत समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित अन्य कोई वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको याद रखना, रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला बारूद, अन्नास्त्र और टारपीडो। इसके अलावा देखिए तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है विस्फोटक। विस्फोटक भी आते हैं। विस्फोटक मतलब जिसमें आवाज भी होती है और धमाका भी होता है, दोनों धमाके के साथ, चिंगारियों के साथ। आवाज मतलब अग्नि के साथ धमाका होता है, उसे विस्फोटक कहते हैं। अगला कहता है स्फुर्जनकारी या विखंडनीय, या विखंडनीय सामग्री। सामग्री भी इसके अंतर्गत आती है। देखिए ये क्या कहता है, तीसरा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा विस्फोटक स्फुर्जनकारी या विखंडनीय सामग्री या पायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीजें जो अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित अन्य वस्तुएं, चाहे वे अग्नायुध के साथ उपयोग में उपयोग के योग्य हो या ना हो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विस्फोटक वगैरह जो वाली जो सामग्री होती है, या विखंडनीय कोई सामग्री होती है, या अपायकर द्रव, गैस वगैरह जो भी है, चाहे इसके साथ उनको इस्तेमाल किया जाता हो या ना किया जाता हो, गोला बारूद की परिभाषा में आते हैं। अगला है अग्नायुधों के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन। ये कह रहा है ये सारे जो अग्नायुध अपन पढ़ रहे हैं उनके लिए जो भरण भरण के जो भी साधन होते हैं उनको भरा जाता है, वो भी काय की परिभाषा में आते हैं, वो भी गोला बारूद की परिभाषा में आते हैं। भरने की जो भी प्रक्रिया रहती होगी वो सब। पतीले और घर्षण नलिकाएं, ये याद रखना। ये भी पूछ रहा है कि पतीले, पलीते हैं, पलीते और घर्षण नलिकाएं, ये पूछे जाते हैं। पलीते, पलीते बोले, पलीते और घर्षण नलिकाएं, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। घर्षण नलिकाएं वो डाली जाती है जिसमें आग वगैरह लगाते हैं, घर्षण करते हैं, फिर आगे जाके विस्फोट होता है। ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत आती हैं। अगला कहता है गोला बारूद के ऐसे संघटक और उसके विनिर्माण के लिए मशीनरी। तो गोला बारूद के और भी कोई संगठन हो सकते हैं इसके अलावा मशीनरी जो इसमें इस्तेमाल की जाती है, जिससे ये धागे वगैरह जाते हैं, वो सब की सब इसमें अंतर्गत आते हैं। अगला कहता है गोला बारूद के लिए संगठक जैसे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे आते हैं। अगला कह रहा है कि जो भी केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करे संगठक, जो भी संगठक इसमें शामिल करे, वो सबके सब काम में आते हैं, गोला बारूद की परिभाषा में आते हैं। तो ये याद करना है आपको, ये सब उसी से जुड़ी हैं। रॉकेट, बम, ग्रेनेड, टारपीडो, विस्फोटक, स्फुलिंगकर, पलीते और घर्षण नलिकाएं, मशीनरी। वो बाकी जो केंद्र सरकार अधिसूचित करे वो सब चीजें काय में आती हैं, गोला बारूद की परिभाषा में आती हैं। ये पूछे जाते हैं इसमें से कौन कौन से गोला बारूद में आते हैं, तो ये आपको याद करने हैं। रॉकेट, बम, ग्रेनेड कौन कौन सी चीज में आते हैं, अग्नायुध में क्या आते हैं, गोला बारूद में क्या आते हैं। ठीक है।
अब देखिए अगला है सी, इसका तो सी जो है ये है आपके आयुध। आयुध की बात कर रहा है कि आयुध में क्या आता है, जो तुम पढ़ रहे हैं तो आयुध, आयुध की बात कर रहा है कि आयुध में क्या क्या शामिल है। देखिए ये कह रहा है आयुध से आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकल्पित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि आक्रमण के लिए या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत है। और अग्नायुध, तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग और उसके विनिर्माण के लिए मशीनरी इसके अंतर्गत आते हैं। किंतु केवल घरेलू या कृषि उपयोग के लिए परिकल्पित वस्तुएं जैसे लाठी या मामूली छड़ी तथा वे शस्त्र जो खिलौनों से भिन्न रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए या काम के शस्त्रों में संपरिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हैं, इसके अंतर्गत नहीं आते। ये क्या कह रहा है, क्या क्या आते हैं इसमें। तो मतलब आयुध होता क्या है, तो ये आयुध जी कह रहा है कि ऐसा कोई भी शस्त्र, क्या शस्त्र कह रहा है, ऐसा कोई भी शस्त्र। ये दो शब्द आएंगे आप यहाँ पर देखेंगे, एक आता है शस्त्र और एक आता है अस्त्र। एक ये शब्द होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। तो इन दोनों में अंतर क्या है, पहले तो ये पता होता समझना। शस्त्र ऐसे हथियार होते हैं, ये हथियारों की बात कर रहा है, तो शस्त्र ऐसे हथियार होते हैं हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं, जो आपके हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं। और अस्त्र वो होते हैं जो फेंक के चलाए जाते हैं, वो भी हथियार होते हैं लेकिन फेंक के चलाए जाते हैं, वो काय में आते हैं, वो शस्त्र में आते हैं। ठीक है, जो हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं वो शस्त्र, और फेंक के जो चलाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अस्त्र। ये दो शब्द हैं हिंदी के, तो अस्त्र और शस्त्र कहते हैं ना अपन। तो दो शब्द होते हैं, शस्त्र जो है हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं और अस्त्र जो है फेंक के चलाए जाते हैं। ये भी हथियार है लेकिन ये फेंक के चलाए जाते हैं, हाथ में पकड़ के फिर आप इसको छोड़ते हैं दूर से, है ना। तो दो तरीके के होते हैं। तो ये कह रहा है इसमें कौन से आयुध में क्या है, सभी अस्त्र शामिल है कुल मिला के, जो या तो आक्रमण के लिए, मतलब जब कोई आप पे आक्रमण करता है उसके लिए, या फिर आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, प्रतिरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सभी शस्त्र इसके अंतर्गत आते हैं। काय काय के लिए आते हैं, आक्रमण और प्रतिरक्षा का, ये सब याद रखें। आक्रमण, किसी पे आक्रमण करना है, हमला करना है, या खुद की प्रतिरक्षा करना है। तो दो चीजों के लिए, ठीक है। प्रतिरक्षा करना है, इसके लिए परिकल्पित या अनुकूलित, मतलब किसी भी तरीके के हो सकते हैं जो जिससे आप आक्रमण कर सकते हैं या अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, ऐसे शस्त्र इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ ये कह रहा है कि अग्नायुध, तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग और विनिर्माण के लिए मशीनरी इसके अंतर्गत आते हैं। ये चीज भी जोड़ रहा है कि अग्नायुध, तीक्ष्ण धार वाले वगैरह जो होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए, वो भी इसमें शामिल कर गए हैं, जिसमें तीक्ष्ण धार होती है, जैसे तलवार आदि वगैरह जो भी होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन इसमें अपवाद यह है कि किंतु, किंतु ये कहता है कि घरेलू कामकाज के लिए या कृषि प्रयोजनों के लिए, जो कृषि प्रयोजनों के लिए जैसे कि लाठी, मामूली छड़ी, शस्त्र, जो लिखा है ना, इस तरीके के जो, या खिलौनों से भिन्न भी हो सकते हैं, जिनका उपयोग ये शस्त्रों के रूप में या जिनको शस्त्रों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऐसे जो हथियार वगैरह होते हैं इसके अंतर्गत नहीं आते। कृषि प्रयोजन को, जैसे कृषि में कई औजार इस्तेमाल किए जाते हैं ना, हंसिया वगैरह, तो ये नहीं आते, ये कह रहा है। या किचन में आप बड़े बड़े नाइफ, चाकू इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते। और साथ ही साथ खिलौनों से भिन्न, खिलौनों से भिन्न कह रहा है, तो खिलौनों से भिन्न ऐसे कोई हथियार है जिनको इस रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता कि वो इतने घातक हो जाए कुल मिला के, तो वो भी इसकी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। जैसे एक्टिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ना नकली पिस्तौलें वगैरह, जो केवल आवाज करती हैं, चिंगारी निकालती हैं, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आती। ठीक, तो आयुध में क्या क्या है, आक्रमण या प्रतिरक्षा करने के सभी साधन जो आते हैं वो आयुध की परिभाषा में आते हैं। आप चाहे आक्रमण करें चाहे अपनी प्रतिरक्षा करें, तो उसमें सम्मिलित समस्त वस्तुएं या परिकल्पित वस्तुएं, वर्णन की वस्तुएं आयुध की परिभाषा में आती हैं। अब डी है 2D।
2D देखिए क्या कहता है। 2D कहता है जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा कहता है कि जिला मजिस्ट्रेट कौन है। इसमें पुलिस आयुक्त को घोषित किया गया है। ये देखिए पहला है, ये कहता है किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया हो, कैसे क्षेत्र के संबंध में जहां पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया हो, उस क्षेत्र की बात कह रहा है, केवल उस क्षेत्र की बात कह रहा है जहां पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया हो, जिला मजिस्ट्रेट से उस क्षेत्र का पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है और ऐसे संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा पुलिस उपायुक्त जिसे राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र या भाग के संबंध में इस विनिर्दिष्ट करे, इसके अंतर्गत आता है। तो जिला मजिस्ट्रेट में कौन आता है? पुलिस आयुक्त, ये याद रखना है। जिला मजिस्ट्रेट में कौन आता है? पुलिस आयुक्त आता है। इसके साथ साथ ही लिखा है और ऐसे पूर्व क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा पुलिस उपायुक्त जिसे राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र या भाग के संबंध में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इसके अंतर्गत आता है। तो पुलिस आयुक्त और उपायुक्त दोनों आ रहे हैं इसमें। पुलिस आयुक्त भी आता है, पुलिस उपायुक्त भी आता है। जैसी भी स्थिति होगी, अगर कहीं पुलिस आयुक्त नहीं पुलिस उपायुक्त को बना दिया जाएगा तो दोनों के दोनों एक ही रैंक के होते हैं। थोड़ा बहुत सीनियरिटी जूनियरिटी का अंतर है इसीलिए। तो ये कह रहा है पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त इसके अंतर्गत आते हैं। जैसी भी स्थिति पुलिस आयुक्त होगा उसको बना दिया जाएगा, नहीं है तो ये आप फिर उसको बना दिया जाएगा जैसी स्थिति। कहीं जगह पुलिस आयुक्त नहीं उपायुक्त है तो उसको बना दिया जाएगा। तो ये कह रहा है पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट में कौन कौन आता है? पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त। ये याद रखना है किसमें? जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आता है? पुलिस आयुक्त और उपायुक्त दोनों के दोनों इसकी परिभाषा में आते हैं। देखिए अभी आपने ये दिखा था, अब इसी की परिभाषा है 2E में। अग्नायुक्त कह रहा है, नाम से स्पष्ट होना चाहिए क्या है अग्नायुक्त। जिससे अग्नि निकलती, चिंगारी निकलती, आग भी छोड़ते हैं, ऐसे हथियार। अग्नायुक्त की परिभाषा दी गई है 2E में, तो ये भी याद रखना है। अर्जन ए में है, गोला बारूद बी में है, आयुध सी में, खासकर ये परिभाषा याद रखनी है, और अग्नायुध ई में। ठीक है, ये तो अंदर से याद रखना है कि आयुक्त है। ठीक है, आयुक्त होगा ऊपर, अपर आयुक्त होगा, ये तो आप जानते हो, उपायुक्त होगा, कॉमन बात है। अग्नायुध, अग्नायुध याद रखना है कितनी में? ई में दी गई। देखिए ये पढ़ते हैं, ये क्या कहता है। ये कह रहा है अग्नायुध से किसी विस्फोटक या अन्य प्रकारों की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार के प्रक्षेप या प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र अभिप्रेत हैं। तो ये क्या कह रहा है? अग्नायुद्ध में क्या क्या शामिल है? ये कह रहा है विस्फोटक या अन्य प्रकारों की ऊर्जा की क्रिया के लिए। विस्फोटक मतलब जिसमें विस्फोट होता है, जो धमाके से के साथ चीजें फटती हैं उनको विस्फोटक कहते हैं। आपने सुना होगा ना, आप पटाखा ही फोड़ते हैं ना, वो विस्फोट होता है उसमें। उसी तरीके से जो बड़े पैमाने पे विस्फोट होता है तो वो विस्फोटक पदार्थ कहलाते हैं। और क्या कह रहा है? जिसमें ऊर्जा की क्रिया से किसी भी अन्य प्रकार, मतलब जिसमें जो ऊर्जा एनर्जी जो निकलती है उससे क्या होता है? जो ऊर्जा निकलती है, देखिए ऊर्जा जो होती है उसमें एनर्जी कहते हैं, जैसे उस एनर्जी से क्या होता है? प्रक्षेप होता है। प्रक्षेप मतलब चीजें छोड़ी जाती है, जैसे रॉकेट छोड़ सकते हैं आप, है ना। आपने यहाँ से आग लगाई, विस्फोट हुआ, विस्फोट से क्या होगा? आगे की तरफ चीजें भगेंगी, प्रक्षेप होंगी, मतलब दूर को जाएंगी, तो इसको कहते हैं प्रक्षेप। किसी चीज को छोड़ना। प्रक्षेप या प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के अस्त्र। तो इनको चलाने के लिए, ये कह रहा है इनको चलाने के लिए जो चलाए जाते हैं किसी भी साधन से, वो सभी के सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। वस्तुएं कह लीजिए, चीजें कह लीजिए, क्या क्या आती हैं देखिए आप। सिंपल है, यहाँ से मिटा दें थोड़ा। देखिए देखिए पहला इसी में यहाँ लिख लेते हैं। पहला क्या कहता है, पहले क्या क्या आता है इसमें? इसमें आती तोपें, तोप आती है इसमें, तोपें लिखा है, तोपी लिख लीजिए। तोप आती है, हथगोले आते हैं,
रॉकेट, पिस्तौलें या किसी भी अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी प्रकार के शस्त्र। तो मतलब सभी शस्त्र आते हैं, चाहे वो तोप हो, हथगोले आते हैं, हथगोले भी आते हैं, हथगोले जो हाथ से फेंके जाते हैं, एक पिन रहती है, पिन निकाल के हाथ से फेंक दिया जाता है तो उसमें फिर आगे जाके विस्फोट होता है। रॉकेट, पिस्तौलें, जो पिस्तौलें वगैरह होती है, रॉकेट, पिस्तौलें, ये आप छोड़िए, यहाँ लिखिए, रॉकेट पिस्तौलें आती हैं। किसी भी अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीजों को छोड़ने के लिए, अपायकर मतलब हानिकारक गैसें वगैरह होती है ना, वो उनको छोड़ने के लिए भी कोई भी साधन हो सकता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तोपें आती हैं, तोपों से हथगोले दागे जाते हैं, बम दागे जाते हैं, आप देखते हैं ना, हथगोले भी आते हैं, रॉकेट पिस्तौलें आती हैं जिससे गोली वगैरह छोड़ी जाती है ना। तो ये भी तो छूटती हैं, ऐसा थोड़ी ना, आगे को प्रक्षेप होती है। जैसे ही उस पर दबाव डाला जाता है, थोड़ा सा उसमें रहता है, जो भी रहता हो, उसके बाद आग लगती है, उस पर एनर्जी निकलती है और एनर्जी से वो चीजें क्या होती है, आगे जाके ढलती है। तो इसी तरीके ऐसे पिस्तौल में होता है, आप थोड़ा दबाते हैं, चलाते हैं, उसमें पिस्तौल में एनर्जी बढ़ती है और वो चीज गोली आगे जाके भागती है, छोड़ी जाती है। तो इसी तरीके के, इसके अलावा ये कह रहा है कि हानिकारक जो गैसें वगैरह जिस जिस भी माध्यम से छोड़ी जाती हो, ऐसे कोई जो भी शस्त्र होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, वो शस्त्र भी इसके अंतर्गत, अग्नि युद्ध के अंतर्गत आते हैं। जिससे कोई हानिकारक गैसें वगैरह, आजकल हथियार बन गए ना कि गैस छोड़ने को भी, उनको भी हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, तो गैसों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। कैसी गैसें जो हानिकारक हैं, उसको छोड़ने के लिए जो भी शस्त्र इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी अग्नि युद्ध की परिभाषा में आते हैं। दूसरा कहता है इसका, किसी भी ऐसी अग्नायुध को चलाने से हुई आवाज या चमक को कम करने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित उपसाधन। ये भी याद रखिए, उपसाधन इसके काय के उपसाधन, जो इसकी आवाज वगैरह को, चमक वगैरह को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा, साइलेंसर लग जाते हैं बंदूकों की, पिस्तौलों के ऊपर, जिससे उसकी आवाज कम हो जाती है, नहीं आती। इसी तरीके के अन्य कोई साधन होते हैं जो इनमें लग सकते हैं, कुछ भी होते हो, जिनको साइलेंसर वगैरह कहते हैं, वो आगे लग जाते हैं इनके, जिससे आवाज नहीं आती। उसकी पिस्तौल की आवाज नहीं आती, उसकी चमक नहीं होती। ऐसे जो साधन इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी अग्नायुद्ध की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अगला कहता है तीसरा, तीसरा कहता है अग्नायुद्ध के भागों के, अग्नायुद्धों के भाग और उन्हें विनिर्मित करने के लिए मशीनरी। तो ये कह रहा है अग्नायुद्ध के जो भी कोई भाग हो वो आते हैं, और जिस मशीनरी से वो बनाए जाते हैं वो भी अग्नायुद्ध की परिभाषा में आती है। तो अग्नायुद्ध मान लीजिए अभी असेंबल नहीं हुआ है, टुकड़े रखे हुए, पहले काटा पीटी होती है, फिर बनाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, तो वो सारे भाग आते हैं। इसके अलावा जिन मशीनरी से वो बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं, वो सब भी अग्नायुद्ध की परिभाषा में आती है। अब देखिए लास्ट इसका कहता है, अब जो तोपें वगैरह है, ये कह रहा है तोपों को चढ़ाने, उनका परिवहन करने और उन्हें काम में लाने के लिए गाड़ियां, मंच और साजिश इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये तोपें तो काफी भारी होती है, ऐसे तो जा नहीं सकती, तो ये कहता है कि तोपों को चलाने के लिए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान या परिवहन पे करने के लिए, या उसको काम में लाने के लिए जो भी साधन इस्तेमाल किए जाते हैं, गाड़ी वगैरह जो भी इस्तेमाल की जाती है, मंच हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, मंच मतलब इस पे जहाँ पे रखी रहती तो, या गाड़ियां हो सकती, पहिए लगने लगे आजकल तो, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सारी की सारी चीजें क्या है, अग्नायुद्ध की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये याद रखना है, अग्नायुद्ध मतलब जिससे अग्नि निकलती है, ऐसे आयुध जिससे अग्नि के साथ, आवाज के साथ अग्नि निकलती है, आवाज भी निकलती है और अग्नि यानी आग निकलती, चमक निकलती है, ऐसे हथियार जो होते हैं अग्नायुद्ध कहलाते हैं। जैसे आवाज के साथ, आवाज, आवाज के साथ क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, या लिख लीजिए ऊर्जा, या अग्नि लिख लीजिए, अग्नि निकलती है, ऐसे दोनों, आवाज और अग्नि दोनों निकलती हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अग्नायुद्ध कैसे हथियार है जिसमें आवाज भी निकलती है और अग्नि भी निकलती है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए अगली जो परिभाषा है इसकी, ई एक बना दी है अभिव्यक्ति के बारे में, तो ये वाली इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति वगैरह तो खैर जोड़ी गई है, वो
बस याद रखना है, ई ए जोड़ी गई है, ई और ए, टू ई ए। ये क्या कहता है, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस की बात कह रहा है कि अनुज्ञप्ति में क्या आता है। ये कहता है अनुज्ञप्ति से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई अनुज्ञप्ति भी है। तो कोई खास परिभाषा नहीं है, ये कह रहा है जो भी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के तहत दी जाती है वो अनुज्ञप्ति की परिभाषा में आती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही क्यों ना दी गई। अब जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम चल गए ना, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई हो या किसी अन्य प्रकार से दी गई, तो इस अध्याय के मतलब इस अधिनियम के तहत जो आपको लाइसेंस दिया जाता है, जो अनुज्ञप्ति दी जाती है, वो अनुज्ञप्ति की परिभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक, तो कोई खास नहीं है। अब है एफ, अनुज्ञापन प्राधिकारी, या अच्छा कह लीजिए एफ ही है, एफ है। एफ क्या है, अनुज्ञापन प्राधिकारी। अनुज्ञापन प्राधिकारी कौन, जो अनुज्ञप्ति देता है, अनुमति देता है। ये भी अंदर से थोड़ा ध्यान रखना, बस बाकी सेक्शन वैसे याद रखने की जरूरत है। देखिए ये कहता है अनुज्ञापन प्राधिकारी से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति का अनुदान नवीनीकरण करने के लिए सशक्त ऑफिसर या प्राधिकारी अभिप्रेत और इसके अंतर्गत सरकार भी आती है। तो ये याद रखना है, अंदर से थोड़ा याद रखना है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी में कौन कौन आता है। ये कह रहा है अनुज्ञापन प्राधिकारी के अधीन बनाए गए नियम, जो भी सरकार ने नियम बनाए हो या इस अधिनियम के अधीन जो भी नियम सौंपे गए हो, उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो अनुदान लिखा है या नवीनीकरण करने के लिए सशक्त, अनुदान मतलब अनुज्ञप्ति देने के लिए या उसके नवीनीकरण करने के लिए, एक दोनों एक बात है। जो अनुज्ञप्ति देता है आपको, अनुदान छूट देता है या अनुज्ञप्ति देता है, एक ही बात है, या उसका नवीनीकरण करता है, तो दोनों चीजें करता है, जो आपको अनुज्ञप्ति देता है और उसका नवीनीकरण करता है, ऐसा अधिकारी इसके अंतर्गत आता है। इसमें सरकार भी शामिल है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसमें कौन, सरकार भी शामिल। तो अनुज्ञापन प्राधिकारी में सरकार भी शामिल है, यानी सरकार अनुज्ञप्ति आपको चाहे डायरेक्ट प्रदान कर सकती है। तो अनुज्ञापन प्राधिकारी में सरकार भी शामिल है, ये आपको याद रखना है बस, बाकी तो कॉमन है। अनुज्ञापन प्राधिकारी कौन होता है, जो अनुज्ञप्ति प्रदान करता है या उसका नवीनीकरण करता है और अनुज्ञप्ति से संबंधित जो भी मामले हैं उनका निराकरण करता है, वो अनुज्ञापन प्राधिकारी कहलाता है। और इसमें सरकार भी शामिल है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए एफ एफ जो है मजिस्ट्रेट की परिभाषा दी है, तो ये भी कोई खास परिभाषा नहीं। ये कहता है मजिस्ट्रेट में कौन कौन, जो सीआरपीसी के अनुसार है, इसमें लिखा मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो यहाँ मजिस्ट्रेट का अर्थ क्या है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। बस ये याद रख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट का अर्थ क्या है, यहाँ केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात कह रहा है, न्यायिक की बात नहीं कह रहा है। तो मजिस्ट्रेट में अर्थ क्या है, कार्यपालक, जो सीआरपीसी के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो न्यायिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। तो मजिस्ट्रेट में कौन शामिल है, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन आ सकता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों, तो आपको याद रखना है इसके अंतर्गत केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट शामिल है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए विहित तो आप जानते ही हैं, विहित का अर्थ होता है इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए नियम। विहित, विहित का क्या अर्थ है, जो अधिनियम द्वारा जो नियम बनाए गए, ये छोड़िए। अब देखिए एच, प्रतिसिद्ध गोला बारूद। एच जो है ये काय की परिभाषा है, प्रतिशत गोला बारूद। ये याद रखिए, ये परिभाषा याद रखिए कि कहाँ दी गई है, प्रतिशत एच में दी गई है। तो एच याद रखिए, प्रतिशत गोला बारूद, लेकिन नाम से स्पष्ट हो जाते हैं गोला बारूद की बात कह रहा है। तो कैसे, प्रतिशत जिन पे रोक लगाई गई, प्रतिसिद्ध गोला बारूद की परिभाषा दी गई है एच में, जिन पे रोक लगाई गई है। एच का प्रतिसिद्ध गोला बारूद की परिभाषा कहाँ दी गई है, एच में, 2H में, 2H में दी गई है। इसको याद रखना, पहले ये भी याद रखना। देखिए ये क्या कहता है,
ये कहता है प्रतिसिद्ध गोला बारूद से किसी भी अपायकर द्रव, अपायकर मतलब हानिकारक द्रव, लिक्विड, गैस या अन्य ऐसी चीजों को अंतर्विष्ट रखने वाला या अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोला बारूद अभिप्रेत है, और रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, अस्त्र, टारपीडो को काम में लाने वाली अंतः समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं और ऐसी अन्य वस्तुएं जिन्हें केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिसिद्ध गोला बारूद होना विनिर्दिष्ट करे, इसके अंतर्गत आती है। तो सारी चीजें आती हैं जो बड़ी चीजें होती हैं। ये कह रहा है किसी भी अपायकर यानी हानिकारक, चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, हानिकारक, अपायकर मतलब हानिकारक, द्रव मतलब लिक्विड होता है या गैस, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, ये और अन्य चीजें भी इसमें शामिल हो सकती। अंतर्विष्ट रखने वाला मतलब उनको रखने वाला, अंतर्विष्ट मतलब जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर रखी जाती है, तो रखने वाला पदार्थ, रखने वाला इन चीजों को। अन्न भी है इसमें, अन्न भी हो सकती है। अन्न क्या होंगे वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, तो द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, कैसा जो हानिकारक, जिसमें ये बंद रहते हैं, सिक्योर रखे जाते हैं। अंतर्विष्ट रखने वाला, परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोला बारूद अभिप्रेत है, कोई भी गोला बारूद अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत इसमें कहता है रॉकेट भी आते हैं, बम भी आते हैं, ग्रेनेड भी आते हैं, अस्त्र भी आते हैं, टारपीडो को काम में लाने वाली अंतः समुद्री सुरंगें बिछाने के परिकल्पित वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ ये कह रहा है कि ऐसे अस्त्र भी आते हैं जो शासकीय राजपत्र में केंद्र सरकार घोषित करे। कैसे केंद्र घोषित करे, जिसको केंद्र घोषित करे, क्या घोषित करे, प्रतिसिद्ध आयुध। केंद्र घोषित कर सकती कौन कौन से हथियार प्रतिसिद्ध। प्रतिसिद्ध का मतलब है जिसको आम आदमी नहीं रख सकता है ना, रोक रहती है इस पे। ये नहीं कि भैया तोप रख ली घर में, बोले तोप रखे हैं, है ना, सुरंग बिछाने वाला सामान रखे हैं घर में, तो ऐसी अनुमति नहीं होती। ये प्रतिसिद्ध होते हैं, इनके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि सेना वगैरह इसके यूज करती है, वो एक अलग बात है ना, लेकिन प्रतिसिद्ध मतलब आम लोगों के लिए नहीं है कि भैया घर पे ही रखें, बोले तोप रखें, बोले बंदूक से काम नहीं चल रहा, तोप की जरूरत है, थोड़ा ग्लैमर, है ना। तो इस तरीके की चीजें नहीं रख सकते आप घर में कि भैया तोप रखे बैठे हुए हैं। तो ये प्रतिशत हथियारों की श्रेणी में आते हैं कि बम रखे हैं, ग्रेनेड रखे हैं, हथगोले रखे हैं। ये चीजें आप घर में नहीं रख सकते, ये प्रतिशत होती है, इसके लिए आपको अनुमति प्रदान नहीं की जाती। तो ये प्रतिशत होते हैं आम आदमियों के लिए, पब्लिक के लिए प्रतिशत है, इसकी आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। और कौन कौन से और हथियार अगर केंद्र सरकार शामिल करना चाहे तो वो भी शामिल कर सकती है। तो प्रतिष्ठित हथियारों का अर्थ यही है कि जो आम आदमियों को जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, आप नहीं रख सकते इनको घर में। इस सुरंग बताने वाला बिछाने वाला मटेरियल घर में रखे हो, या बम रखे हो, रॉकेट रखे हो, ग्रेनेड रखे हो, है ना, तोपे रखे हो, ये सब आप नहीं रख सकते। तो ये कैसे हथियार है, प्रतिष्ठित हथियार आपकी श्रेणी में आते। प्रतिशत गोला बारूद, सॉरी प्रतिशत गोला बारूद था, अब है प्रतिशत आयुध। आई में है प्रतिशत आयुध। ये क्या था, गोला बारूद। कौन से गोला बारूद थे, प्रतिशत, जिन पर रोक लगाई। इसके आगे आएगा एच आई, टू आई, ये दोनों एक साथ ही दिए हैं, एच और आई। ये है आयुध। ये कौन से हैं, ये प्रतिशत, प्रतिशत आयुध, आयुध ही है, आयुध। ये थे गोला बारूद, और ये क्या है, ये है आयुध, प्रतिशत आयुध और प्रतिशत गोला बारूद। तो एच और आई, इसमें गोला बारूद है, इसमें आयुध है, अलग अलग इनको परिभाषित कर दिया। तो इसमें लिखा है वे अग्नायुध जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हो कि यदि घोड़े पर, घोड़े पर मतलब घोड़ा नहीं जो गाड़ी, वो उसमें बंदूकों में जो घोड़ा लगा रहा है उसको भी घोड़ा कहते हैं, तो घोड़े पर दबाव डाला जाए तो जब तक दबाव घोड़े पर से हटा ना लिया जाए, या अस्त्रों को अंतर्विष्ट रखने वाला मैगजीन, मैगजीन जिसमें गोलियां रहती हैं, खाली ना हो जाए, अस्त्र छूट से रहते हैं अन्यथा। तो ये कह रहा है कि ऐसे हथियार, आप हथियार समझ लो, ऐसे हथियार, ऐसी बंदूकें वगैरह जो होती हैं, ऐसे पिस्तौलें वगैरह जो होती हैं,
जिसमें जो घोड़ा होता है ऊपर लगा रहता है, और आपने एक बार चढ़ा लिया तो ये कह रहा है कि जब तक आप उससे हाथ नहीं हटाओगे निरंतर गोलियां उसमें से निकलती रहती हैं, जैसे कि राइफलें वगैरह जो होती हैं, AK-47 वगैरह जो होती हैं, वो इस तरीके के और भी हथियार होते हैं जो सेना यूज करती है, जिसमें एक बार में 100 गोलियां, 150 गोलियां निकल जाती हैं, 40 50 गोलियां इकट्ठी निकलती हैं। तो इस तरीके के हथियार जो है कैसे हथियार माने जाते हैं? प्रतिष्ठित हथियार माने जाते हैं। ये आम आदमी नहीं रख सकता अपने घर पे कि बोले उस तरीके के हथियार, थोड़े बहुत मिलते हैं हथियार आदमियों को, पब्लिक को, लेकिन इस तरीके के हथियार की परमिशन नहीं है कि जिसमें निरंतर गोलियां निकलती रहती हैं। स्टन गन कहते हैं जैसे फिल्मों में, तो एक बार दबाया और लगातार गोलियां निकल रही है, इस तरीके के हथियार क्या कहलाते हैं? प्रतिष्ठित हथियारों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा कह रहा है किसी भी वर्णन के वे शस्त्र जो किसी भी अपायकर द्रव, गैस या ऐसी ही अन्य चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित है। तो ये कह रहे हैं इसके अलावा वो अन्य हानिकारक द्रव या गैसों को छोड़ने के लिए परिकल्पित जो भी वस्तुएं हैं, कैसे ऐसे भी अस्त्र भी इसमें आते हैं, अस्त्र कह रहा शस्त्र, ऐसे शस्त्र भी आते हैं इसमें जिससे हानिकारक गैसें, हानिकारक गैस या द्रव को छोड़ा जाता है, किसी भी तरीके से छोड़ा जाता हो, हानिकारक द्रव्य या गैस को छोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं या अनुकूलित हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। हानिकारक गैस वगैरह पता पड़ा कोई कोई भी अस्त्र हो सकता है कि उसमें आपने बांधा, उसके बाद उसको ऐसे छोड़ दिया, वो जाके वहां गिरा और वहां से निकलना शुरू हो जाता है गैस, तो वो किसी भी माध्यम से जो भी अस्त्र छोड़े जाते हैं ना, वो उसके अंतर्गत आते हैं। ये भी आते हैं और सबके सब जो छोड़ने वाले अस्त्र हैं वो भी इसके अंतर्गत प्रतिष्ठित आयुधों के अंतर्गत आते हैं। तो एक बात और ध्यान में रखिए, प्रतिष्ठित आयुध की जो परिभाषा उसमें दोनों आते हैं, अस्त्र भी आते हैं और शस्त्र भी आते हैं ना। आयुध कौन? अस्त्र भी और शस्त्र दोनों आयुध होते हैं, अस्त्र भी होते हैं और शस्त्र भी होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो बंदूक हो चाहे वो तलवार हो, दोनों आयुध की परिभाषा में आते हैं, ठीक है। आगे लिखा है अभिप्रेत, और इसके अंतर्गत तोपें, वायुयान भेदी, टैंक भेदी, अग्ना भेदी और ऐसे अन्य आयुध भी आते हैं जो केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिष्ठित आयुध होना विनिर्दिष्ट करे। तो ये कह रहे हैं ऐसे सभी हथियार वगैरह इसकी श्रेणी में आते हैं जिसको केंद्र सरकार क्या करे? प्रतिष्ठित आयुध घोषित करे, इसकी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए लोक सेवक की परिभाषा दी गई है जी में, आई की बात जी, तो ये भी कोई खास नहीं है, ये कोई खास है ही नहीं। ये क्या कह रहा है कि लोक सेवक का क्या अर्थ है? जो आईपीसी में दिया गया है धारा 21 में, आईपीसी 21, बस इतना बहुत है। तो क्या है लोक सेवक का? जो आईपीसी में अर्थ है वो यहाँ भी अर्थ लगाया जाएगा, जो आईपीसी के सेक्शन 21 में यहाँ अर्थ लगाया गया लोक सेवक का, वो यहाँ भी लगाया जाएगा। के लास्ट है इसका, के जी के बाद के क्या कहता है कि अंतरण, अंतरण की परिभाषा, अंतरण मतलब सौंपना देना। ये कहना है अपने व्याकरण के रूप भेदों सजातीय पदों सहित अंतरण के अंतर्गत भाड़े पर देना, उधार देना, कब्जा देना, कब्जे से विलग करना आता है। तो ये क्या कह रहा है? अंतरण में क्या क्या आता है? अंतरण के अंतर्गत भाड़े पर देना और उधार देना दोनों आते हैं, चाहे आपने भाड़े पे दिया हो चाहे उधार दिया हो, चाहे क्या कह रहे हैं कब्जा देना और कब्जा से अलग करना, कब्जा वो कब्जे से अलग करना भी आता है, ठीक, दोनों चीजें आती हैं, चाहे आपने भाड़े पे दिया हो, चाहे उधार दिया हो, चाहे कब्जा दिया हो किसी व्यक्ति को, चाहे किसी व्यक्ति को कब्जे से हटाया हो, ये सब अंतरण की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति हो वस्तु है, वस्तु की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है ना, तो कब्जे की अंतरण की परिभाषा के अंतर्गत सभी आते हैं। ये इसकी परिभाषाएं थी। अब देखिए दूसरा इसमें एक क्लॉज लिखा है, वो क्या कहता है? इसमें लिखा है दूसरा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयुध अग्नायुध की नाल की लंबाई नाल मुख से लेकर उस बिंदु तक नापी जाएगी जिस पर फायर करने पर भ्रण का विस्फोट होता है। तो जो उसकी बात कह रहा है कि जो नाल जो है उसकी लंबाई कैसे नापी जाएगी, पहला जो परिभाषा का पहला 1 to 1 था, उसके अंतर्गत अपन ये पढ़ रहे थे परिभाषाएं, उसमें ABC फिर ऐसे थे, है ना, 2 1, और फिर उसके अंतर्गत ये अब ये 2 2 है,
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उसके नालों की बात कह रहा है कि नालों की लंबाई कैसे नापी जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट ये कह रहा है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्नायुध की नाल की लंबाई, जो भी हथियार है उनकी नाल की लंबाई नाल मुख से लेकर उस बिंदु तक नापी जाएगी जिस पर फायर करने के लिए भरण का विस्फोट होता है, जहां आप गोली डालते हैं। ये कह रहा है कि एक इस पॉइंट से, जहां से ये नली होती है ना बंदूक की, यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ पे आप कारतूस डालते हैं तो यहाँ घोड़ा जो लगा रहता है, कह रहा है उधर से, इधर से लेके इधर तक किसकी लंबाई नापी जाएगी। तो आयुध की लंबाई कैसे नापी जाएगी, इधर से लेके इधर तक, जो हत्था लगा रहता है कुल मिला के जो आप पकड़ते हो उसको नहीं नापा जाएगा, तो ऊपर से नापे जाएंगे। बंदूक रहता है, एक हत्था रहता है लकड़ी का जिसको आप पकड़ते हो, तो वो नहीं नापा जाएगा, केवल ये नाल यहाँ से जहाँ पे आपका जो घोड़ा लगा रहता है, जहाँ पे फायर होता है उस तक नापी जाएगी। ठीक है, दूसरा कह रहा है इसका, तीसरा पॉइंट इसका, तीसरा पॉइंट कह रहा है किसी क्षेत्र के संबंध में किसी ऐसी विधि के प्रति जो उस क्षेत्र में प्रबत नहीं है, इस अधिनियम में निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, कि यदि उस क्षेत्र में कोई स्थानीय विधि प्रबत है तो वह उसके प्रति निर्देश है। ये क्या कह रहा है कि किसी क्षेत्र में अगर ये विधि, ये कह रहा है किसी क्षेत्र के संबंध में ऐसी विधि के प्रति जो उस क्षेत्र में प्रवर्त नहीं है, लागू नहीं है, ये कह रहा है कि ऐसी विधि है जो उस क्षेत्र में लागू नहीं है, इस अधिनियम के अधीन निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा। मतलब यहाँ जो अधिनियम में निर्देश का अर्थ क्या लगाया जाएगा कि यदि उस क्षेत्र में कोई स्थानीय विधि प्रवर्त है तो वह उसके प्रति निर्देश है। ये कह रहा है कि यदि अगर वहां की कोई लोकल लॉ है जो प्रवर्त है तो वही अर्थ उसका लगाया जाएगा। अगर कोई विधि प्रवर्त नहीं है और कोई इस अधिनियम का निर्देश का अर्थ क्या लगाया जाएगा कि वहां की जो लोकल लॉ है, लोकल विधि है, वही वहां प्रवर्त है। अलग अलग लोकल बन सकती हैं कहीं, तो वो प्रवर्त है, तो जहां तक ये संगत होगी वहां तक वो लागू होगी। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है इसमें, पढ़ लीजिए, कोई खास नहीं है ये, लंबाई वाला जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है कि लंबाई कहाँ से कहाँ तक नापी जाएगी, बस यहाँ से यहाँ तक नापी जाएगी, बस, बाकी कोई खास नहीं है। चौथा कहता है किसी क्षेत्र के संबंध में किसी ऐसे ऑफिसर या प्राधिकारी के प्रति जिसके पदाविधान का कोई ऑफिसर या प्राधिकारी उस क्षेत्र में नहीं है, इस अधिनियम में निर्देश निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे ऐसे ऑफिसर या प्राधिकारी के प्रति निर्देश है जो केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। ये कह रहा है कि अगर कोई अधिकारी वगैरह की नियुक्ति नहीं हुई है, विनिर्दिष्ट क्षेत्र कोई अधिकारी रहते हैं ना, रैंक वगैरह रहती है, अगर उसकी नियुक्ति नहीं है तो वहां क्या अर्थ लगाए, जो भी केंद्र सरकार जिसको भी बनाएगी वही अर्थ लगाया जाएगा। ये कह रहा है जो भी केंद्र सरकार किसी को भी नियुक्त करेगी उसकी जगह वही अधिकारी का अर्थ यहाँ लगाया जाएगा। कोई अधिकारी होता है, मान लो किसी क्षेत्र में जो रैंक है बनाई गई है, अब वो अधिकारी की पद रिक्त है, तो उस अवस्था में क्या अर्थ लगाया जाए, तो जो भी केंद्र सरकार जिसको भी बना देगी वही अर्थ उधर जो है सक्षम प्राधिकारी मान लिया जाएगा, उसको लगाया जाएगा, वही अर्थ उसका लगाया जाएगा। ये था आपका अध्याय एक। एक मिनट, इसके बाद अध्याय है दो। तो